लोकतांत्रिक अधिकार वाले चैप्टर में आज हम आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे और उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। इसका मतलब ये है कि शासन का काम जब व्यक्तियों को देखना है तो ईश्वर को बीच में नहीं लाना चाहिए और इसीलिए सभी धर्म बराबर हैं और कोई भी धर्म जो है राजधर्म नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती, यानी किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं बनाया जाता, आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती कि यही धर्म माना जाएगा, इस देश में यही धर्म माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है, यानी शासन की ओर से सभी धर्म बराबर हैं। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए, यानी सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष, सबके मामले में मतलब कोई पक्षपात नहीं है। हर किसी को अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है। और अधिकार का मतलब सबको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। इसका मतलब किसी को झांसा देकर और फरेब करके लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति अपने मतलब किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई जबरन किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मतलब बाध्य नहीं कर सकता। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे, ऐसा भी नहीं है। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि, मतलब ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पर स्वतंत्र हैं तो कुछ भी करें। जैसे नर बलि चढ़ाना, पशु बलि चढ़ाना, ये गलत है। औरतों को कमतर मानना या औरतों की आज़ादी का हनन करना, ये भी गलत है। जैसे कोई ज़बरदस्ती किसी विधवा का मुंडन कराए, ये भी गलत है। उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए बाध्य करे, ये भी गलत है। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब धर्मनिरपेक्ष में किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते और ना ही ऐसा शासन कि किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सज़ा देना, ये भी नहीं हो सकता कि उसने धर्म की मान्यता नहीं मानी तो उसे सज़ा दी जाए। और इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती कि वही इस धार्मिक संस्था को जो है शासन बढ़ावा दे रही है तो उसके लिए व्यक्ति कर वगैरह दें, इसके लिए भी बाध्य नहीं कर सकती है। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि कोई शैक्षणिक संस्था किसी भी धर्म को मान्यता दे रही है तो किसी को बाध्य नहीं कर सकते वहाँ पे। अब देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है।
इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है, अपने आप, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है। इसलिए अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है, जिससे अल्पसंख्यकों का कोई नुकसान ना हो, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए उनका कोई नुकसान ना हो, इस वजह से अल्पसंख्यकों को जो है भाषा, संस्कृति और धर्म के लिए विशेष संरक्षण की ज़रूरत समझती है। और इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। देखिए, पहला, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यदि कोई विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाला है तो उसे अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता कि ये इस धर्म का, इसलिए इसको यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। यानी वहाँ पे सभी के लिए दरवाजे खुले हैं शैक्षिक संस्थान में। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले बहुमत में हैं, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों की, पर कर्नाटक में तेलुगु बोलने वाले कम हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं और राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक हैं सिख। तो इस तरह से अब देखिए हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। मतलब वैसे तो हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन ये इनको मानने और लागू करने वाला ना हो, तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, क्योंकि ये संविधान में मतलब इनका वर्णन किया गया है, इसलिए हम इनके लिए मांग कर सकते हैं। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, यानी संविधान में अधिकारों को लागू करने के लिए हम संवैधानिक उपचार का अधिकार उपयोग में ला सकते हैं, और यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को भी प्रभावी बनाता है, और संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या सिर्फ स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तब हम अदालत के जरिए उसको रोक सकते हैं, और यही संवैधानिक उपचार, ये इसके तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत हम उनको रोक सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मतलब न्यायालय में जा सकते हैं इसके लिए। और इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, क्योंकि इसी अधिकार के माध्यम से हमारे दूसरे अधिकार सुरक्षित हैं। इन्हें कोई छीन नहीं सकता, इन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, यानी और कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो, तो यह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। यानी किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, तो वो फैसला या वो काम अवैध माना जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को भी चुनौती दे सकते हैं।
और वे चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। तो ये जो है न्यायालय इसके लिए बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ ज़रूरी हो वह न्यायालय उसको करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है यदि कोई उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके खिलाफ। पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा की थी कि कितना महत्व है अधिकारों का, कि किसी भी देश के नागरिकों को अधिकार मिलने कितने आवश्यक हैं। पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मतलब कि केवल संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, बल्कि मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून, और साल दर साल अधिकारों का दायरा भी बढ़ता गया है क्योंकि कानूनों में परिवर्तन होता रहता है। जो हमें कानून, देश के लिए जो कानून बनते हैं वो भी हमारे अधिकार हैं। तो इस तरह से अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से जो है प्रेस के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सूचना का अधिकार, यानी सूचना दे सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं और उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है कि सूचना दे सकता है व्यक्ति स्वतंत्र होकर के। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही आते हैं। तो इस तरह से अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। अधिकारी सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है कि सभी को भोजन मिलने का भी अधिकार है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। वो चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है और ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें
उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता, जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से अधिकार बताए थे। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को मानें, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी इन अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं और ये लोगों के संघर्षों से हासिल भी हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं, यानी संविधान का विकास और समाज के विकास और नए संविधान के निर्माण के साथ ये नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। अब देखिए, निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती और उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। ये निजता का अधिकार है। अब देखिए प्रतिज्ञा पत्र, पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। दूसरा, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, ये भी मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, ये नया अधिकार है। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आप इसके बारे में अपने विचार रखें। अब देखिए, प्रतिज्ञा पत्र नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायु संबंधी पर दस्तखत, वायु डाटा संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, यानी सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी भी नागरिक द्वारा कानून या नैतिक अधिकार का दावा करना। ऐसी दलित, यानी इसका मतलब है ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति उसे छूने से इनकार करते हैं। अनुसूचित जाति, कमज़ोर वर्ग के लोग इसमें आते हैं। जातीय समूह, यानी अपनी अपनी जाति के समूह बना लेना, ये जातीय समूह। मानव जाति का एक ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या एक जाति के लोग इकट्ठे होकर के एक समूह बना लेते हैं। संबंध, अदालत द्वारा जारी एक आदेश है ये। अवैध व्यापार, ये अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद या बिक्री पर रोक लगाना। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। धन्यवाद।